आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत स्वीकृति और संस्वीकृति के महत्वपूर्ण प्रावधानों का विश्लेषण करेंगे। ये अधिनियम साक्ष्य कानून के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जिसने 150 वर्ष पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। हमारा उद्देश्य इन दोनों अवधारणाओं से संबंधित नए प्रावधानों और पुराने कानून से हुए प्रमुख परिवर्तनों को समझना है। ये समझना आवश्यक है कि नए अधिनियम में इन मूलभूत सिद्धांतों को किस प्रकार आधुनिक संदर्भ में ढाला गया है। हम देखेंगे कि किस प्रकार बीएसए 2023 ने साक्ष्य कानून को समकालीन चुनौतियों, विशेषकर डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार स्वीकृति और संस्वीकृति के तत्वों के अनुसार अधिनियम की धारा 15 से 21 में स्वीकृति को शामिल किया गया है, जो आईए की धारा 17 से 23 के अनुरूप है। वहीं संस्वीकृति को धारा 22 से 25 के तहत रखा गया है, जो आईए की धारा 24 से 30 के अनुरूप है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कथन एक व्यापक वर्ग है, स्वीकृति उसकी एक प्रजाति है और संस्वीकृति उसकी उप प्रजाति है। ये पदानुक्रम हमें साक्ष्य के रूप में इनकी प्रकृति और महत्व को स्पष्ट करता है। अब हम स्वीकृति की परिभाषा और इसके नए आयामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। स्वीकृति की परिभाषा बीएसए की धारा 15 में दी गई है और इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। धारा 15 के अनुसार स्वीकृति एक ऐसा कथन है जो मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है। ये कथन किसी भी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के संबंध में कोई अनुमान सुझाता हो और जिसे निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा निर्दिष्ट परिस्थितियों में किया गया हो। इस परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रूप को स्पष्ट रूप से शामिल करना एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण है। स्वीकृति अपने आप में निर्णायक सबूत नहीं होती, लेकिन ये विबंध या एस्टॉपल के रूप में कार्य कर सकती है। इसका अर्थ है कि न्यायालय इसे एक मजबूत साक्ष्य मान सकता है, लेकिन केवल इसी के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इस परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रूप को शामिल करने का क्या निहितार्थ है, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। स्वीकृति की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रूप को शामिल करने का सबसे बड़ा परिणाम ये है कि आईईए 1872 की धारा 22A को हटा दिया गया है। आईईए की धारा 22A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों को सुसंगत बनाती थी। बीएसए 2023 में चूंकि धारा 15 की सामान्य परिभाषा में ही इलेक्ट्रॉनिक रूप को शामिल कर लिया गया है, इसीलिए धारा 22A की आवश्यकता समाप्त हो गई है। ये बदलाव कानून को सुव्यवस्थित करता है। इसका निहितार्थ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अब मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के समान ही माना जाएगा। यह कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाता है और डिजिटल साक्ष्य के बढ़ते महत्व को मान्यता देता है। अब हम संस्वीकृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर बढ़ते हैं। में बीएसए 2023 की धारा 22 एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक प्रावधान प्रस्तुत करती है। ये धारा उन संस्वीकृतियों को आपराधिक कार्यवाही में असंगत बनाती है जो अनुचित साधनों से प्राप्त की गई हों। यदि न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि संस्वीकृति किसी प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्प्रेरण, धमकी या वचन से प्राप्त हुई है, तो वो असंगत होगी। आईईए 1872 की तुलना में इस धारा में उत्पीड़न, कोर्जन शब्द को जोड़ा गया है। उत्पीड़न शब्द को जोड़ने से अभियुक्त को मिलने वाली सुरक्षा का दायरा बढ़ जाता है। ये स्पष्ट रूप से बलपूर्वक या दबाव डालकर ली गई संस्वीकृति को भी असंगत घोषित करता है, जो केवल धमकी या उत्प्रेरण के दायरे में नहीं आती थी। ये परिवर्तन अभियुक्त के अधिकारों को मजबूत करता है। अब हम पुलिस और हिरासत में ली गई संस्वीकृति से संबंधित प्रावधानों को देखेंगे। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि अनुचित साधनों से प्राप्त संस्वीकृति अप्रासंगिक होती है। अब हम पुलिस और हिरासत में की गई संस्वीकृति के संबंध में बीएसए की धारा 23 को समझते हैं। ये धारा पुलिस अधिकारियों को की गई संस्वीकृति पर एक मजबूत रोक लगाती है। बीएसए की धारा 23(1) स्पष्ट करती है कि पुलिस अधिकारी को की गई संस्वीकृति सिद्ध नहीं की जाएगी। ये आईईए की धारा 25 का सार है, जिसमें कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार धारा 23(2) पुलिस हिरासत में की गई संस्वीकृति को भी अप्रासंगिक मानती है, लेकिन यदि ये संस्वीकृति किसी मैजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में की गई हो तो ये अपवाद स्वरूप सिद्ध की जा सकती है। ये प्रावधान आईईए की धारा 26 के अनुरूप है। इन प्रावधानों को एक साथ समेकित करने का उद्देश्य कानूनी स्पष्टता लाना है। ये पुलिस के सामने संस्वीकृति की विश्वसनीयता पर संदेह को बनाए रखता है। अब हम इस नियम के सबसे महत्वपूर्ण अपवाद पर विचार करेंगे।
धारा 23 के तहत संस्वीकृति पर लगे प्रतिबंध का एक महत्वपूर्ण अपवाद डिस्कवरी स्टेटमेंट का सिद्धांत है। ये सिद्धांत आईए की धारा 27 में था, जिसे अब बीएसए की धारा 23(2) के परंतु के रूप में यानी प्रोवाइजो के रूप में रखा गया है। ये प्रावधान कहता है कि पुलिस हिरासत में अभियुक्त से प्राप्त जानकारी का केवल वो हिस्सा सिद्ध किया जा सकता है जो किसी तथ्य की खोज से स्पष्ट रूप से संबंधित हो। इस प्रावधान को परंतु के रूप में रखने से ये स्पष्ट होता है कि ये पुलिस हिरासत में संस्वीकृति को अप्रासंगिक मानने वाले मुख्य नियम का एक सीमित अपवाद है। इसका मतलब है कि पूरी संस्वीकृति नहीं, बल्कि केवल वो भाग ही साक्ष्य में ग्राह्य होगा जिससे कोई भौतिक वस्तु या तथ्य खोजा गया हो। ये सिद्धांत साक्ष्य कानून में एक संतुलन बनाए रखता है। ये पुलिस को जबरन संस्वीकृति लेने से रोकता है, लेकिन साथ ही खोजे गए साक्ष्य को भी महत्व देता है। अब हम सह अभियुक्त की संस्वीकृति से संबंधित प्रावधानों की ओर बढ़ते हैं। पिछले प्रावधानों में हमने अभियुक्त की स्वयं की संस्वीकृति पर विचार किया। अब हम सह अभियुक्त की संस्वीकृति के महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो बीएसए की धारा 24 में दिया गया है। ये धारा आईईए की धारा 30 के समान है। ये तब लागू होती है जब एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा रहा हो। यदि उनमें से कोई एक संस्वीकृति करता है जो स्वयं को और किसी अन्य सह अभियुक्त को प्रभावित करती है, तो न्यायालय उस संस्वीकृति को दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध भी विचार में ले सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि न्यायालय केवल इसे विचार में ले सकता है, ये अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ है कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति को कभी भी दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। ये केवल अन्य साक्ष्यों की पुष्टि के लिए एक सहायक साक्ष्य के रूप में कार्य करती है। इस प्रावधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। सह अभियुक्त की संस्वीकृति के संबंध में बीएसए की धारा 24 में एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। ये नया प्रावधान धारा 24 के स्पष्टीकरण 2 के रूप में शामिल किया गया है। ये स्पष्टीकरण उन मामलों को संबोधित करता है जहां एक अभियुक्त फरार हो जाता है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के तहत जारी उद्घोषणा का पालन करने में विफल रहता है। ऐसे मामलों में ये स्पष्टीकरण सुनिश्चित करता है कि अन्य अभियुक्तों पर चल रहे मुकदमे को संयुक्त मुकदमा ही माना जाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि किसी एक अभियुक्त के फरार होने के कारण सह अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य से बाहर नहीं किया जा सकेगा। ये प्रावधान बीएनएसएस के साथ तालमेल बिठाता है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियात्मक चुनौतियां साक्ष्य के उपयोग में बाधा न बने। ये कानूनी प्रक्रिया की निरंतरता और दक्षता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हम बीएसए में किए गए प्रमुख परिवर्तनों का सारांश देखेंगे। हमने पिछले खंडों में देखा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रवेश और संस्वीकृति से संबंधित प्रावधानों में क्या बदलाव किए गए हैं। ये स्लाइड उन प्रमुख परिवर्तनों का सार प्रस्तुत करती है जो आधुनिकीकरण और स्पष्टता की दिशा में उठाए गए हैं। प्रवेश के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव धारा 22(a) का हटाया जाना है। इससे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को साक्ष्य के सामान्य दायरे में लाकर कानून को सुव्यवस्थित किया गया है। इसके अलावा भाषा का आधुनिकीकरण किया गया है, जैसे पुराने शब्दों की जगह अब अधिवक्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। संस्वीकृति के क्षेत्र में धारा 22 में बल प्रयोग या कोअर्शन शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल करना अभियुक्त को व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही धारा 25, 26 और 27 को धारा 23 में समेकित किया गया है, जिससे प्रावधानों की संरचनात्मक स्पष्टता बढ़ी है। अंत में धारा 24 में नया स्पष्टीकरण 2 जोड़ा गया है, जो भगोड़े अभियुक्तों के मामले में भी सह अभियुक्त की संस्वीकृति के सिद्धांत को लागू करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। ये सभी परिवर्तन साक्ष्य कानून को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाते हैं। अब हम इन परिवर्तनों के समग्र निहितार्थों पर विचार करेंगे। पिछले खंड में हमने प्रमुख परिवर्तनों का सारांश देखा। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 निरंतरता और आधुनिकीकरण का एक संतुलित मिश्रण है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रवेश और संस्वीकृति के मूल सिद्धांत, जो 1872 के अधिनियम में स्थापित थे, उन्हें बड़े पैमाने पर बरकरार रखा गया है। यह कानूनी सिद्धांतों की स्थिरता को दर्शाता है। हालांकि आधुनिकीकरण के प्रयास स्पष्ट हैं। बीएसए 2023 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कानून में सहजता से एकीकृत करता है, जो डिजिटल युग की आवश्यकता है।
साथ ही औपनिवेशिक और पुराने शब्दों को बदलकर शब्दावली को अद्यतन किया गया है। बल प्रयोग को स्पष्ट रूप से शामिल करके अभियुक्तों के अधिकारों को मजबूत किया गया है। इसके अलावा नए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के साथ तालमेल बिठाकर प्रक्रियात्मक स्पष्टता लाई गई है। संक्षेप में बीएसए 2023 एक क्रांतिकारी बदलाव नहीं है, बल्कि यह स्थापित कानूनी सिद्धांतों को बनाए रखते हुए उन्हें समसामयिक भारतीय संदर्भ और प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का एक विधायी प्रयास है। अब मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और चर्चा के लिए मंच खोलती हूँ। हमने भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 के तहत प्रवेश और संस्वीकृति से संबंधित प्रमुख प्रावधानों और 1872 के अधिनियम से हुए महत्वपूर्ण बदलावों का विस्तृत विश्लेषण किया। ये विषय कानूनी अभ्यास और अकादमिक अध्ययन दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस प्रस्तुति में आपके सक्रिय ध्यान और भागीदारी के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आप सभी के प्रश्नों, टिप्पणियों और इस विषय पर किसी भी अंतर्दृष्टि का स्वागत करती हूँ। कृपया अपने प्रश्न पूछें।